नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जून महीने का जो करंट अफेयर है उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। हमारी ये जो सीरीज़ है दोस्तों, उसमें हम मंथली करंट अफेयर को कवर करते हैं। हमने जनवरी महीने का, फरवरी महीने का, मार्च का, अप्रैल का, मई का ये सब करंट अफेयर तैयार कर लिया है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जो जीएस की क्लासेस है उनकी तैयारी करते हैं। हमने जो बिहार स्पेशल क्लासेस होती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बिहार का करंट अफेयर बहुत अच्छे से कर लिया, उसकी प्लेलिस्ट बना दी और आपको पीडीएफ दे दी। आप लोग लगातार देख रहे हैं, आपको टेलीग्राम से जोड़ दिया, वहीं पे सारी पीडीएफ होती हैं। सेकंड स्टेप में मैंने साइंस पढ़ाना शुरू किया, बायोलॉजी और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ाना शुरू किया, उनकी भी क्लासेस चल रही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसका कंपाइलेशन जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों जून महीने का करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और ये कंपाइलेशन मैंने बहुत सारी जो किताबें होती हैं, जैसे घटना सार हो गई, घटना चक्र हो गई, और जो प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल, इन सब से किया। कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है वहाँ से करता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसलिए बताता हूँ कि कोई भी नया व्यूअर आए तो उसको समझ में तो आए कि हमारी जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं या जो हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है वहाँ पे क्या कराया जाता है। तो देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ जून 2025 का करंट अफेयर। पहली करंट अफेयर ये है हमारे दोस्तों कि सिक्स्थ जो बिम्स्टेक समिट है इसका आयोजन हुआ। तो आप बताएंगे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, आपसे पूछा जाएगा। आप बताएंगे कि थाईलैंड बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ। इसका जो विषय था दोस्तों वो था बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला व खुला। ये इसका जो है विषय था किसका, बिम्स्टेक समिट का। देखो, अगला है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है। तो आप बताएंगे बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है। इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो बिम्स्टेक का मतलब ये कि बे ऑफ बंगाल, ये वाले जो बंगाल की खाड़ी वाले जितने भी देश हैं उन सब देश सब इसमें क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो बांग्लादेश मेंबर है, भारत मेंबर है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है, नेपाल है, ये इसके सदस्य देश हैं। और सातवीं जो बिम्स्टेक की समिट होगी दोस्तों वो कहाँ होगी। तो आप बताएंगे कि वो बांग्लादेश में होगी। इस बार की समिट जो 2025 की है वो कहाँ हुई, थाईलैंड में हुई। और इसमें एक घोषणा पत्र निकाला गया जो थाईलैंड में हुई समिट, इसको बैंकॉक विजन 2030 का नाम दिया गया। तो ये भी दिमाग में रखना। भारतीय पीएम द्वारा इसमें क्या घोषणा की गई। भारतीय पीएम ने बौद्धिक कार्यक्रम की घोषणा की। बौद्धिक कार्यक्रम क्या है दोस्तों, कि युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए बौद्धिक कार्यक्रम चलाया गया। तो बौद्धिक कार्यक्रम क्या है, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। और देखो क्या हुआ, इसमें हुआ बिम्स्टेक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई। मतलब कि जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं उनमें आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। भारत में प्रत्येक वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। 2025 में बिम्स्टेक एथलेटिक मीट और 2027 से पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी मतलब कि भारत करेगा। ये प्रधानमंत्री पीएम ने घोषणा की। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो, अगली इन्फॉर्मेशन है कि सिपरी की बहुत सारी रिपोर्ट आती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो सैन्य खर्च के संबंध में सिपरी की जो नई रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि सैन्य मामले में सबसे ज़्यादा खर्च कौन से देश करते हैं। तो उसमें पहला स्थान है दोस्तों यूएसए का, $997 बिलियन खर्चा करता है। उसके बाद चाइना का है, तीसरा स्थान रसिया का है, चौथा स्थान जर्मनी का है, पाँचवा स्थान भारत का है जो $86 बिलियन के करीब करता है। पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा हम डिफेंस पे खर्चा करते हैं और हमसे 9-10 गुना ज़्यादा यूएसए करता है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, $997 बिलियन भारत ने किया, 5वें स्थान पर रहा और $86 बिलियन का खर्च किया किसमें, सैन्य पे, जो देश की जीडीपी का 2.3% है। तो दिमाग में ये रखना। और इस बार भारत ने अपने सैन्य खर्च में 1.6% की वृद्धि की है। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है इस रिपोर्ट से। और देखो, और इन्फॉर्मेशन है ये कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। आप बताएंगे दोस्तों कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या भारत में टोटल हो गई 28। एक राज्य एक आरआरबी, क्षेत्रीय जो रूरल मतलब कि रीजनल रूरल डेवलपमेंट जो मतलब जो बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होते हैं, ये 1 मई 2020 से ये योजना लागू होगी कि एक राज्य एक आरआरबी स्थापित किए जाएंगे। अभी टोटल 28 जो है आरआरबी है हर राज्य में, या मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों में आरआरबी नहीं है। और ये इन आरआरबी की स्थापना, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है, वो 2 अक्टूबर 1975 को होती है। ये किस तरीके से काम करते हैं, इनमें केंद्र सरकार का हिस्सा होता है 50% करीब, 35% जो प्रायोजक स्पॉन्सर बैंक होते हैं, जो कोई बैंक उसको मेन रूप से लीड करता है उनका, और 15% जो है वो राज्य सरकारों का हिस्सा होता है। इस तरीके से ये बैंक काम करते हैं। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन हमारी ये है दोस्तों कि अप्रैल 2025 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आंकड़ा जारी किया गया कि लगातार भारत जो है मतलब कि
वित्त वर्ष 2024-25 में यूएसए लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है, तो यूएसए रहा है। पहले चाइना हुआ करता था, तो अब चाइना को बीट करते ही लगातार 4 बार से यूएसए ही हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। तो पहला कौन है, यूएसए है, और दूसरा चाइना, तीसरा यूएई है। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगले देखो, अगली है यूनेस्को का विश्व स्मृति रजिस्टर। तो हाल ही में जो यूनेस्को का जो विश्व स्मृति रजिस्टर है, इसमें भारत की 2 चीज़ों को शामिल किया गया। पहली है श्रीमद् भगवत गीता है, और दूसरी भरत मुनि का जो मतलब कि रचित नाट्य शास्त्र है, ललित कला के लिए का मूल ग्रंथ है ये नाट्य शास्त्र। तो इन दोनों को यूनेस्को का जो रजिस्टर है विश्व स्मृति, उसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। और इसकी स्थापना कब होती है, जो विश्व स्मृति रजिस्टर है यूनेस्को का, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1992 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1992 में। और इसका उद्देश्य है विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को विश्व के समक्ष लाना। और अब तक विश्व की 570 पांडुलिपियों को ये जो है मतलब कि अपने रजिस्टर में शामिल कर चुका है, और भारत की इसमें टोटल 14 रचनाएं हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है आपको। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसने आयुष्मान भारत या आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को में शामिल नहीं है। तो आप बताएंगे बंगाल ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल नहीं है। कौन है, बंगाल है। ठीक है, दिमाग में रखना। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा कि इसमें उस तरह का कुछ है ही नहीं कि 50 घंटा लगाओ, आपको पीडीएफ दे देनी है, सामने रख के सुन लेना, एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाती है। ये याद इसलिए करवाता हूँ इस तरीके से बोल के कि एक फ्लो आ जाता है याद करने में, नहीं तो इन सब चीज़ों को पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अगली इन्फॉर्मेशन है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। ये काफ़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कुछ भी पूछ लेगा इसलिए हमको तैयार रहना है। लोकसभा में 2 अप्रैल को पास होता है, राज्यसभा में 3 अप्रैल को, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है 5 अप्रैल को, और 8 अप्रैल से ये वक्फ संशोधन अधिनियम जो वक्फ है, ये संशोधन अधिनियम 2025 से लागू हो जाता है। मुख्य प्रावधान इसके समझ लेते हैं कि क्या है। तो आप ये समझ लो कि अब कोई भी सब राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तहत आने वाली जो भी स्मारकें व जमीनें होंगी, वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जाएंगी, पहले घोषित कर दी जाती थी। और बहुत बड़े बड़े जो मुस्लिम लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो दान कर देते थे। वक्फ में जो मुस्लिम की मतलब कि एक बोर्ड है उसकी संपत्ति होती थी, इस्लामिक कार्यों में खर्चा की जाती थी। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है, बहुत ज़्यादा ज़मीनें वक्फ के पास होती थी। और वक्फ के पास दान करता, अगर कोई अब दान करता है कोई मुस्लिम, तो कम से कम उसको 5 वर्षों तक प्रैक्टिशनल जो मुस्लिम है, प्रैक्टिकली मुस्लिम हुआ, संपत्ति का मालिक होना चाहिए, वही आदमी दान कर सकता है। अब कोई ऐसा नहीं कि 2 साल में मुस्लिम बना और फिर उसने अपनी संपत्ति इस तरीके से ट्रांसफर कर दी या ब्लैक मनी या कुछ इस तरह का करने की कोशिश की, तो वो अब नहीं हो पाएगा। अब वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा, जिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। और जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ की संपत्तियों को भी अगर वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि पुरानी इन्फॉर्मेशन तो इतनी ही हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ। तो ये कहाँ हुआ, आपको ये बताना है कि देश का पहला जो लिफ्ट सी ब्रिज है वर्टिकल, उसका उद्घाटन पंबन ब्रिज में हुआ। ये कौन सा ब्रिज है, पंबन ब्रिज का कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और ये 2.07 किलोमीटर का है। यह रामेश्वर को मंडपम से जोड़ता है, तमिलनाडु में है। आप इसकी इमेज देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो आप जाके उस पर यूट्यूब पे इमेज वगैरह देख सकते हैं। ये बहुत मतलब कि अच्छा बना हुआ है, और ये कहाँ पे है, पंबन ब्रिज है, तमिलनाडु में। ठीक है, और देखो, भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। तो ऑपरेशन ब्रह्मा मतलब कि किस काम के लिए चलाया, तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसी के कारण बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। तो उसी के लिए भारतीय जो मतलब सरकार है उसने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है कि म्यांमार में भूकंप से जो हानि हुई है उसके लिए मानवीय सहायता प्रदान करना है। इसके लिए अगली इन्फॉर्मेशन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को हुआ था, और अब जब 8 अप्रैल 2025 आया तो उस टाइम तक इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए। इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई थी कि जो शिशु मतलब उद्योग होंगे या किशोर, किस तरीके का ऋण दिया जाएगा। तो जो शिशु की कैटेगरी में आएंगे, जो तरुण की कैटेगरी में आए, किशोर की कैटेगरी में, तरुण प्लस की कैटेगरी में 4 कैटेगरी बनाई गई थी, और उसी के तहत ऋण प्रदान किया जाता था, लोन दिया जाता था। जो शिशु की कैटेगरी में आएंगे उनको 50,000 तक का ऋण दिया जाता था। जो किशोर की कैटेगरी में आएंगे उनको 50,000 से 5 लाख तक का ऋण, और जो तरुण की कैटेगरी में आते थे उनको 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता था। और जो तरुण प्लस की कैटेगरी में आते थे उनको 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण दिया जाता था। तो ये जो योजना है दिया जाता है, तो ये जो योजना है इसके 10 साल पूरे हो गए, इसलिए पूछ सकता है। और इसका जो मतलब कि
उपलब्धि क्या है कि इस योजना के तहत 10 वर्षों में 52.37 लाभार्थियों को 33.67 लाख करोड़ के ऋण की राशि प्रदान की गई, वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इस चीज़ के लिए तो ये चीज़ें हो गई। और देखो, एमएसएमई की नई परिभाषा, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री होती हैं, इनकी मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री होती है, उनकी नई परिभाषा गठित की गई है। सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी में वो आएंगे जिनमें निवेश 2.5 करोड़ का और जिनका टर्न ओवर हो 10 करोड़ का, तो वो सूक्ष्म की कैटेगरी में आएंगे। लघु की कैटेगरी में कौन आएगा? जिनका जो निवेश हो 25 करोड़ का हो और टर्न ओवर 100 करोड़ का हो। मध्यम की कैटेगरी में कौन आएंगे दोस्तों? तो मध्यम की कैटेगरी में आए जिनका जो निवेश हो 125 करोड़ का हो और जो टर्न ओवर हो 500 करोड़ का हो। तो ये परिभाषा अब नई हो गई है कि ऐसे उद्योग इन कैटेगरी में आ गया। अगर सूक्ष्म उद्योग कहोगे तो वो इस कैटेगरी में आना चाहिए, लघु है तो इस कैटेगरी में आए तभी लघु कहलाएगा, मध्यम इस कैटेगरी में आएगा तभी मध्यम उद्योग कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अगली इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि 23वां विधि आयोग जो गठित हुआ उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश महेश्वरी, और इसका जो गठन हुआ 1 सितंबर 2024 को हुआ। और ये काम कब से करेगा? तो ये कार्यकाल, जो ये विधि आयोग के जो मतलब कि अध्यक्ष होंगे, इनका कार्यकाल कब तक होगा? 31 अगस्त 2027 तक होगा। ठीक है, अब देखो एबेल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल कहा जाता है, तो इसको कौन जीते हैं 2025 का अवार्ड? तो प्रोफेसर मसाकी काशीवारा हैं, जापान के हैं, ये एबेल पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिट्जर पुरस्कार, वास्तुकला के क्षेत्र में इसको नोबेल बोला जाता है। तो वास्तुकला के 2025 में प्रिट्जर पुरस्कार किसको दिया गया? लियू जियाकुन है, चीन के हैं। ये सब पुरानी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो ये दिमाग में रखना। देखो भाई, हमको सब कवर करना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये तो पुरानी हो गई, लेकिन भाई पुरानी इस हो गई और आपको लगता है ना, आपसे करंट अफेयर साल भर का पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लेगा, फिर आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उतना तैयार है को जाओ, 2-4 पेज की करंट अफेयर होती हैं, इतना करके जाओगे तो कम से कम ये भरोसा तो रहेगा कि मेरा सारा कंप्लीट है। अब कुछ भी पूछे तो एक बार पढ़े रहोगे तो दिमाग में तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलो बुक है कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ दिवस हैं वो समझ लेते हैं। बुक में क्या है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड द स्पाई, ये किसकी बुक है? तो आप बताएंगे A.S. दुलत हैं, इनकी बुक है। इंपॉर्टेंट डे में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 25 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे 24 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना। अगली इन्फॉर्मेशन है कि पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो कब हुआ? तो 29 से 30 मार्च को हुआ। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके नेतृत्व में, और ये नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया। तो ये बस इतना दिमाग में रखना, पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ऑपरेशन कगार क्या है? छत्तीसगढ़ में जो नक्सली है उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया भारत सरकार द्वारा। तो ये क्या है? ऑपरेशन कगार का नाम दिया गया इसको। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? तो त्रिभुवन जो है सहकारिता विश्वविद्यालय खुला है, ये आनंद गुजरात में है। तो देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय यहीं पे खुला है। ठीक है, दिमाग में रखना। हाल ही में किस देश में 480 मिलियन वर्ष पुराना स्पंज की खोज की गई है? तो ये कहाँ है? ये चीन में है, जहाँ पे 480 मिलियन वर्ष पुराने स्पंज की खोज की गई है। दिमाग में ये रखना है। कुछ युद्धाभ्यास है वो भी कवर कर लो। सो एक्वेमे है, एक्वेमे किसके किसके बीच में होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों, जो एक्वेमे युद्धाभ्यास है किसके किसके बीच में होता है? तो आप बताएंगे भारत और तंजानिया की मेजबानी में अफ्रीकी देशों का संयुक्त जो है नेवी एक्सरसाइज थी, जिसको बोला गया एक्वेमे। इनियोकॉस है, ये 15 देशों का संयुक्त वायु सैनिक युद्धाभ्यास है, ग्रीस के एंड्राबिए एयरबेस में हुआ। तो ये दिमाग में रखना। टाइगर ट्रंप किसके किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रंप अभ्यास। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये डिबक्लू 2025 की कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, और इसने भारत को 131वें रैंक प्रदान की 148 देशों में। 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? वो 129 थी। और इस बार जो भारत की रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 है। पहला स्थान आइसलैंड का है, दूसरा स्थान फिनलैंड का है। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी रैंक सिर्फ और सिर्फ 24 है। नेपाल की 125 है, पाकिस्तान की 146 है, फिर चाइना की, और इस क्रम में है, मतलब कि जो हमारे पड़ोसी देश है। और भारत की जो है 131 रैंक है। ठीक है, ग्रीन लाइन बॉर्डर क्या है और किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे साइप्रस में ग्रीन लाइन बॉर्डर। साइप्रस को 2 भाग में बांटा गया और उसी के बीच से लाइन वगैरह कुछ बनाई गई, उसी को ग्रीन लाइन कहा जाता है। ठीक है, दिमाग में ही रखना है। ईरान से अपने नागरिकों को भारत से मतलब कि निकालता है,
और कुछ संकट की वजह से, जिसको मतलब अस्थिरता होती है ईरान में, तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया जाता है, तो ऑपरेशन सिंधु नाम दिया जाता है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। हार्मुज जल संधि किन दो समुद्री को जो समुद्र को आपस में जोड़ता है, तो जो खाड़ी है उन कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इनको जो है हार्मुज जल संधि आपस में जोड़ती है, तो ये दिमाग में रखना। अंतर्राष्ट्रीय रक्त आदान सोसाइटी जो ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी है, उसके द्वारा नया मान्यता प्राप्त एक रक्त समूह हुआ है, तो इस रक्त समूह का क्या नाम है, तो आप बताएंगे EMM नेगेटिव नाम है, इसको ग्वाडा नेगेटिव भी कहते हैं। तो EMM नेगेटिव या ग्वाडा नेगेटिव, ठीक है, ये नया रक्त समूह की खोज हुई है या मान्यता प्राप्त हुई है, एक ही बात है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, एक मिनट दोस्तों। देखो, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, तो आप बताएंगे कि इकोनॉमिक एंड पीस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। और इस बार भारत को रैंक कितनी प्रदान की गई, 115 163 देशों में प्रदान की गई। 2024 में भारत की रैंक 116 थी। आइसलैंड इस बार पहले स्थान पर रहा और लास्ट स्थान रसिया को मिला। लगातार 2008 से पहले स्थान पर आइसलैंड बना हुआ है। भूटान की रैंक, जो हमारे पड़ोसी देश है, उनकी रैंक भी पूछ लेता है कभी कभी मिलान के रूप में, तो आप बताएंगे भूटान की रैंक 21 रही, श्रीलंका 97, नेपाल मतलब श्रीलंका 97, नेपाल 76, चाइना 98 और बांग्लादेश 123। ये रैंक आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये मैंने उल्टा कैसे लिख दिया, एक बार इसको देख लेना, बाकी सही तो लिखा होगा, हो सकता है इन दोनों की मतलब कि इंटरचेंज हो, तो इतना कंफर्म कर लेना, बाकी सही है सब कुछ, ठीक है। और देखो, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसको मिला, तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगसरी है, इनको मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। और ये मिस वर्ल्ड जो 2025 का आयोजन हुआ दोस्तों, ये कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे भारत के तेलंगाना में हुआ, और यहीं पे थाईलैंड की जो ओपल सुचाता चुवांगसरी हैं, यही मिस वर्ल्ड का खिताब जीतती हैं। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो आप बताएंगे यूपी का जो कानपुर जिला है, कानपुर देहात वाला इलाका, वहीं पे घाटमपुर विद्युत परियोजना है, और इसमें 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई जाएंगी और टोटल 1980 मेगावाट का उत्पादन होगा। PM द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। खीचन और मेडार वेटलैंड को रामसर टैग मतलब कि रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, और ये खीचन और मीनार हैं कहाँ पे, तो आप बताएंगे राजस्थान में है, ठीक है, तो वे वेटलैंड है, ठीक है। देखो, अगली फेडरेशन की पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ग्लेशियर का संरक्षण का सम्मेलन होता है, तो ये कहाँ होता है, तो ये आप बताएंगे दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ, और ये पहली बार है जब इसका आयोजन किया गया। हर साल ये डिसाइड किया गया, हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर मनाया जाएगा, तो ये डिसाइड भी यहीं पे हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि हो देईदा पोर्ट कहाँ पे है, तो आप बताएंगे यमन में है। ये किस लिए चर्चा में आया, क्योंकि इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, जो हौती जो मतलब कि एक विद्रोही ग्रुप है, इसराइल का दावा था कि यहाँ पे जो यमन में ये जो होदेइदा पोर्ट है, यहीं पे उनका कब्जा है, इसलिए यहाँ पे इसराइल ने एयर स्ट्राइक की, ठीक है। देखो, GDP गणना का जो नया वर्ष बनाया गया है, किसको बनाया गया है, 2022-23 को बनाया गया है। हर एक टाइम पीरियड के बाद GDP की गणना जो वर्ष है, जो बेस ईयर, वो चेंज होता है, तो उसी हिसाब से अब चेंज किया गया है 2022-23। 2015 में 2004 से 4-5 था, और 2015 में जो है चेंज करके 2011-12 किया गया। पहले 2004-5 था, 2015 में 11-12 किया गया, और अब जो है चेंज करके 2022-23 कर दिया गया। और ये लागू कब से होगा, 2026 से गणना के लिए ये इस्तेमाल होगा कि बेस ईयर 2022-23 होगा, ठीक है, दिमाग में रखना। हनी बनी हॉप, ये शब्द किस लिए प्रचलित हुआ है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे क्रिकेट में बाउंड्री पर जो कैच होते हैं, जैसे जो हमारा T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो उसमें सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया था, तो उन्होंने एक बार ही पटकने पे कैच ले लिया था, कि अगर बाहर बाउंड्री के बाहर गेंद गिरी, मतलब गिरी नहीं, लेकिन वहाँ पे गए और एक बार हाथ से उछाल के कैच ले लिया। लेकिन अगर कोई हवा में उछालता रहता है लगातार बाउंड्री के बाहर वाले कैच को, तो वो कैच अब नहीं माना जाएगा। इसको मेलबोर्न जो क्रिकेट बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा कि ये शब्द बनी हाँ कहलाता है। और जैसे खरगोश जैसा हवा में उछलना बार बार कैच को लेके, तो अब सिर्फ एक बार टच करने को ही कैच माना जाएगा। दोबारा अगर किसी ने टच किया तो कैच नहीं माना जाएगा। आप दूसरे प्लेयर को फेंक के भी टच करवाते तब भी वो कैच नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस शब्द के लिए आया बनी हॉप। UN ने 2026 को कौन से ईयर के रूप में घोषित किया, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर के रूप में UN ने घोषित किया, किसको, 2026 को। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, ये
मतलब कि किसके द्वारा लॉन्च किए गए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है निकाला जाता है। इसमें भारत की रैंक क्या रही, 71 रही 118 देशों में। पहला स्थान किसका रहा, स्वीडन का, और दूसरा स्थान किसका रहा, फिनलैंड का। तो ये दिमाग में रखना। आगे बढ़ो। आगे इन्फॉर्मेशन है कि भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया है, तो दीव बन गया है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को हर साल मनाया जाता है। क्या, विश्व रक्तदाता दिवस। और इस बार की 2025 की थीम क्या थी दोस्तों, गिव ब्लड गिव होप, गिव ब्लड गिव होप। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, तो साउथ अफ्रीका ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो ये दिमाग में रखना। अगली इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि सिपरी ईयर बुक जो 2025 है, इसके हिसाब से भारत के पास टोटल कितने परमाणु बम है, तो सिपरी ईयर बुक 2025 के हिसाब से भारत के पास टोटल 180 परमाणु बम है। और पिछले वर्ष की तुलना में इसने 8 परमाणु बम ज़्यादा बनाए। पहले हमारे पास 172 थे, और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है अभी। चाइना के पास 600 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसने कम से कम 100 परमाणु बम इस साल बनाए पाकिस्तान चाइना ने, तो इसके बाद 600 है। दुनिया में टोटल 12,441 परमाणु बम है। और यूएसए और रशिया ऐसे देश है जिनके पास दुनिया का 90% से ज़्यादा परमाणु बम है। सबसे ज़्यादा तो रशिया के पास है 4,309, उसके बाद यूएसए के पास, उसके बाद चाइना के पास। तो ये दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो अगली इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025, इसके हिसाब से कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने वाली जगह, सबसे अच्छी रहने वाली जगह कौन सी है, कौन से देश में है, तो पहला स्थान इसमें मिला कोपेनहेगन को, डेनमार्क को, कि दुनिया में सबसे अच्छी रहने लायक अगर कोई जगह है तो वो है डेनमार्क, कोपेनहेगन। और इसको जारी किसने किया है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है ईआईयू, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और टॉप 10 में भारत का कोई भी शहर नहीं है। टॉप 100 में दिल्ली को 120वां स्थान मिला, और मुंबई को 121वां स्थान मिला। तो ये दिमाग में रखना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है अंकटाड द्वारा, 2025 की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें यह बताया गया कि एफडीआई प्राप्त करना में भारत का कौन सा स्थान है, तो बताया गया कि 2025 में भारत जो है एफडीआई प्राप्तकर्ता में 15वें स्थान पर है। और इस हिसाब से 2024 में भारत को टोटल एफडीआई जो आया दोस्तों, $28 बिलियन आया। तो ये दिमाग में रखना। ठीक है, और 2024 में इसकी जो स्थान था वो कितना था, 16वां था। पहला स्थान यूएसए को, जिसको 200 मतलब $79 बिलियन के एफडीआई प्राप्त होता है, और दूसरा स्थान सिंगापुर का है। तो इतनी रिपोर्ट दिमाग में चीज़ें आपको रखनी है। ये 2025 की रिपोर्ट है, लेकिन आंकड़े इसमें 2024 के हैं। ठीक है, और 2025 में आंकड़े चेंज हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है कि हर साल जून में अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये जून में मनाया जाता है ना। तो इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2014 में, मतलब कि से शुरू हुआ। पहला मनाया गया 2015 में, और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया वो 11वां था। और 2025 की जो थीम थी दोस्तों, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। और 21 जून को मनाया जाता है शायद। ठीक है, तो ये कंफर्म कर लेना, 21 जून को ही मनाया जाता है। अब देखो आगे इन्फॉर्मेशन देखो। सल्कन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो सल्कन फॉसिल पार्क कहाँ पे है, तो ये बताएंगे आप। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, वहाँ की जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे ये सल्कन जो है फॉसिल पार्क है, और इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। फॉसिल पार्क है, तो ये दिमाग में रखना। नाटो शिखर सम्मेलन जो है 2025 का, ये कहाँ आयोजित हुआ, तो स्विट्जरलैंड का जो हेग जगह है, वहीं पे नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। और इसमें ये कहा गया कि अब तक जितने जो नाटो के सदस्य देश हैं, वो 2035 तक हर सदस्य देश अपने जो जीडीपी का कम से कम 5% डिफेंस सेक्टर में खर्चा करेगा। पहले 1%, 1.5% तक करते थे, लेकिन 2035 तक ये कह रहे हैं कि हम हर देश जो है 5% डिफेंस सेक्टर में खर्चा करेगा। इस हिसाब से देखो तो ये मतलब कि इस तरीके का सबसे बड़ा सैन्य संगठन बन जाएगा। नाटो की जो स्थापना होती है दोस्तों 1949 में होती है। वाशिंगटन संधि के नाम से भी इसको ये जो है प्रसिद्ध है। टोटल इसके 32 मेंबर हैं। 31वां मेंबर फिनलैंड बना, और 32वां मेंबर जो है इसका स्वीडन बनता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, यहीं से पूछा जाएगा सवाल। अगली इन्फॉर्मेशन है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई जिसको बोला जाता है, 2025 का जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया जाता है, आप कमेंट करके बताओ। तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है शायद, उसके द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन आपको कमेंट करके ये चीज़ें बतानी है। भारत का स्थान इसमें 10वां रहा।
टॉप 3 जो स्थान थे वो खाली थे। चौथा स्थान किसको दिया गया, ये बताया गया कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको 100% रैंकिंग दी जाए, तो 3 स्थान खाली रखे जाते हैं और चौथा स्थान नीदरलैंड को या डेनमार्क को, 5वां स्थान नीदरलैंड को दिया जाता है और भारत का स्थान 10वां था। 2024 में भारत का स्थान 7वां था। तो ये दिमाग में रखना। दुनिया की सबसे ऊंची जो 7 चोटियां, सातों कॉन्टिनेंट की 7 सर्वोच्च चोटियां, उन पर चढ़ने वाला भारत के सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन है, तो आप बताएंगे हैदराबाद का विश्वनाथ कार्तिकेयन जो है, ये दुनिया का सबसे छोटी उम्र का 16 साल का है मतलब मात्र, और दुनिया की सबसे ऊंची जो 7 चोटियां सातों कॉन्टिनेंट की, उसमें चढ़ने वाला ये पहला भारत का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही है। ठीक है, दिमाग में ये रखना। IATA जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, इसका आयोजन किया गया। और ये जो इसमें मतलब कि किस देश में किया गया, ये सवाल था, तो आप बताएंगे कि वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन भारत में किया गया। और ये जो एसोसिएशन है IATA, इसकी स्थापना 1945 में होती है। 20 देश की कम से कम 340 एयरलाइंस इसके मेंबर है, तो ये दिमाग में रखना। जून 2025 में ये UNFPA जो मतलब कि पॉपुलेशन का जो रिपोर्ट आती है, इसके हिसाब से स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये जारी करता है और इसके हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 146.39 करोड़ भारत की जनसंख्या है और TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है। इतनी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखो। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ किसका आयोजन किसके बीच में होता है, भारत और USA की जो वायुसेना है उसके बीच में होता है। टाइगर ट्रंप भी इसके बीच में होता है, तो एक ही बात है कि अलग अलग है, वो भी आप समझ लेना। भारत की पहली योग नीति जो है शुरू की गई किस राज्य के द्वारा, तो उत्तराखंड के द्वारा 21 जून को शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, ये कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की जारी की गई और इसके हिसाब से कहा गया कि भारत की रैंकिंग कितनी है, 99 और 193 देशों की है। टोटल जो है रैंकिंग कितने देशों की है, 193, और भारत की रैंकिंग जो 2024 में थी वो 109 थी। पहला स्थान इसमें फिनलैंड को, दूसरा स्थान डेनमार्क को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कॉन्वेक्स जो है थर्ड, ये क्या है, तो आप बताएंगे एक तरीके का अभ्यास है, वर्ल्ड लेवल पे होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए इसका आयोजन किया जाता है कि परमाणु हमला हो जाता है तो कैसे उसके लिए तैयार रहना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का आयोजन 29 जून को किया जाता है हर साल भारत में, और ये जो PC महालनोबिस थे, इंजीनियर थे, उनकी याद में ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इनको फादर ऑफ सांख्यिकी मतलब कि भारत का बोला जाता है। दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन रखनी है। जून 2025 से में जारी की गई ब्रांड फाइनेंस इंडिया रिपोर्ट 100 2025 की रैंकिंग जारी की गई और इसमें ये कहा गया कि देश में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, तो इसके हिसाब से देश में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है, टाटा है और दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो जून महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती हैं उनको बहुत ही जल्दी स्पीड में सारा कुछ कवर कर लिया, कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है। जब आप कवर करेंगे, जब आपका एग्जाम होगा, तब आप रियलाइज़ करेंगे इन सब करंट अफेयर का कि क्या योगदान है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अभी मतलब कि इग्नोर मार रहे हैं या ढंग से पढ़ नहीं रहे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था इस करंट अफेयर का, क्योंकि एक भी नहीं छूटेगा, इतना दावा करता हूँ। क्योंकि बहुत सारी मतलब कि ये फर्जी करंट अफेयर नहीं डालता कि कहीं का कहीं डालते चलूँ। अब मतलब कि एग्ज़ाम अगर जनवरी 2026 में होता है तो उसके हिसाब से या आगे जो एग्ज़ाम आएंगे उनके हिसाब से मैं तैयार कर रहा, और जो पैटर्न है, जो सिलेबस है या प्रीवियस के जो सवाल हैं उनको देख के मैं करंट अफेयर तैयार करता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके की करंट अफेयर पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके इसकी PDF ले लेनी है। और ये सारी क्लासेस हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है, वहीं पे देखते हैं। मैं आपको टेलीग्राम से जोड़ दूंगा, तो बार बार आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी PDF वहीं पे आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में, जो और दूसरे स्टूडेंट हैं उनके बीच में शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने का। और लाइक तो कर दो, और किस तरीके की वीडियो आपको लगती है कमेंट में ज़रूर बताओ, आप लोग बताते नहीं हो, तो इतनी आपसे रिक्वेस्ट है, तो ये सब करना है। बाकी मैं ये क्लासेस बना के आपको कंटिन्यू तो दे ही रहा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।